दादा प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसने अपनी उम्र का 1 साल से ज्यादा समय पूरा किया और सफलता के साथ अंजाम तक पहुंचने का ऐलान भी किया। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन के संदर्भ में। किसान आंदोलन मूलतः भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि कानूनों के संदर्भ में था। एक बड़े वर्ग का यह मानना था कि भारत सरकार जो कृषि सुधार के नाम पर इन कानूनों को लेकर आई है, उसके चलते आने वाले समय में किसान और किसानी दोनों तबाह हो जाएंगे। 26 नवंबर को दिल्ली की दहलीज तक पहुंचा था पिछले साल। 1 साल तक विभिन्न दौरों की वार्ता और दौर दर दौर नए नए स्वरूप में यह आंदोलन गुजरता रहा। लेकिन कुछ दिन पूर्व गुरु नानक जयंती पर अर्थात गुरु पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से ऐलान किया कि सरकार ने इन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। तमाम कृषि संगठनों ने प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत किया, लेकिन साथ ही साथ अविश्वास भी जताया कि कह तो दिया, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया था कि अब जब वापसी का फैसला ले लिया गया है तो तमाम आंदोलनरत किसान भाई वापस अपने अपने गांव देहात में लौटें और वहां पर अपनी खेती किसानी और बाकी कामों में लगे। पर कृषि संगठनों के नेताओं ने यह कहा कि जब तक संसद से यह कानून वापस नहीं ले लिया जाएगा तब तक वापसी का सवाल ही नहीं। और केवल कृषि कानूनों की वापसी नहीं, हमें इसके अलावा एमएसपी और बाकी भी अन्य मसले हैं जिन पर फैसला सरकार से कराना है, उसके बाद हम वापस जाएंगे। इसीलिए आज का हमारा विषय है किसान आंदोलन, जिरह खत्म जिद बाकी। भारत सरकार ने कल देश की संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में इन कृषि कानूनों की वापसी के संदर्भ में प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने इस पर चर्चा चाही। चर्चा की उन मांगों को अनसुना करते हुए कुल जमा लोकसभा में 4 मिनट और राज्यसभा में 6 मिनट के भीतर ये कानून वापस सदन के अंतर्गत पारित कराकर वापस ले लिए गए। अब संयुक्त किसान मोर्चा या आंदोलन किसानों के बीच में परस्पर टकराव की खबरें हैं। एक वर्ग है जो पूरी दमदारी से इस बात पर अड़ा हुआ है कि एमएसपी की गारंटी का नया कानून चाहिए। इसके अलावा जो किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन के दौरान, उनके संदर्भ में मुआवजा, सरकारी नौकरी, ये व्यवस्थाएं चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, बड़े पैमाने पर तमाम किसानों के खिलाफ जो मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज हुए हैं, उनकी निशर्त वापसी चाहिए। वहीं इसके इतर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसका मानना है कि अब जब मुख्य मांग मान ली गई है तो अब इस आंदोलन को खींचने का कोई मतलब नहीं है। सरकार से बातचीत की जाए और वापस लौटा जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना बयान जारी कर दिया है। 4 तारीख को बैठक बुलाई है, कल भी कुछ बैठकें हैं। आज हम इसी मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्य मांगों को मांगे जाने के बाद भी अगर किसान डटे हुए हैं तो क्यों डटे हुए हैं। बीच में जो टकराव की खबरें आ रही हैं वो खबरें कितनी सही कितनी गलत। तीसरा समझने की बात यह है कि मुख्य मांगे मानने के जाने के बाद भी अगर आंदोलन चलाए रखने पर कुछ लोग अड़े रहते हैं तो ऐसा तो नहीं जिस किसान आंदोलन की मिसाल इस समय दी जा रही है वो आने वाले समय में उपहास का कारण हो जाएगा अपने बिखराव के चलते। इस संजीदा चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस नाजुक मसले पर कुछ संवेदनशील बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि जब शंका हो तो काम करने से रुक जाओ। जरथुस तथा अरस्तु के द्वारा यह विचार हमें दिया गया था। तो वर्तमान में जो हालात हैं, जिस प्रकार से आंदोलन के संदर्भ में आधे लोग किसी और आधे लोग किसी और जाने की जद्दोजहद में, ऐसे में क्या एक उचित निर्णय अब समय की मांग नहीं है। इस रोशनी में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं, पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ में अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के। इस आंदोलन के संदर्भ में कुछ पहले ही उन्होंने अपना अलग रुख रखा हुआ था, अब उनका नजरिया क्या है जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ अनुज सिंह जी हैं जो किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के, जिससे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ताल्लुक रखते हैं। इस आंदोलन का बड़ा चेहरा है, उनका प्रतिनिधित्व यहां पर अनुज सिंह जी कर रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ निशांत वर्मा है, यूं तो वह स्वतंत्र विश्लेषक हैं लेकिन मोदी सरकार की नीतियों के प्रति खासे आक्रोशित रहते हैं, वह भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चिंतामणि मालवीय जी से करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले इस आंदोलन की मुख्य आवाज बनकर उभरे
राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, एक बार उससे साझा कर लेते हैं अपने दर्शकों से और पैनल से, और उसकी रोशनी में फिर चिंतामणि जी के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब किस और सरकार और यह आंदोलन समझेंगे। पर पहले सुने राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। टिकैत साहब ने 35 साल पहले प्रोटेस्ट करा था, उस टाइम पे तो थे नहीं। आज से 2 साल पहले हमने आंदोलन करा, जो 2018 में आंदोलन करा, उस टाइम पे तो ये कानून थे नहीं। हमारे ऊपर क्यों गोली चली? प्रोटेस्ट तो 2 साल पहले भी किया था ना। ये तो बीच में कोई बीमारी आ गई। अब कोरोना आज से 5 साल पहले तो था नहीं। आज जारी रहेगी प्रोटेस्ट जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी और जो शहादत हुई जिन किसानों की उनको कंपनसेशन नहीं देगी, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं लेगा। तो चिंतामणि जी, आप तो मान रहे थे 3 कृषि कानूनों की वापसी, बात खत्म, अब वापस लौटो अपनी अपनी जगह पर टिके हुए हैं टिकैत ये कहते हुए कि एमएसपी की गारंटी भी चाहिए, शहीद का दर्जा भी चाहिए, कंपनसेशन भी चाहिए, और अगर आपका मन उदारी है तो फिर नौकरी भी चाहिए। क्या कहते हैं चिंतामणि जी? देखिए, अब यानी कि समझिए कि पिट चुके हैं राकेश टिकैत हर तरफ से जी। कोई उनके पास अब ऑप्शन बचा नहीं है और इसलिए केवल हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अब वो इस आंदोलन को जारी रखे। ये लड़ाई वो हार चुके हैं और ये लड़ाई वस्तुतः क्योंकि अनैतिक आधारों पर थी, गलत आधारों पर थी, इसका कोई जनता में कोई स्वीकार्यता इस आंदोलन की नहीं थी। अगर ऐसा होता तो पूरे देश के किसान आंदोलन करते, लेकिन पूरे देश के किसान आंदोलित नहीं थे। इसका मतलब कि इनकी कोई अपील किसानों तक नहीं थी। ये जो भी वहां बैठे थे लोग, ये वस्तुतः विचारधाराओं से प्रेरित लोग थे। ये कुछ पार्टियों के केडर थे, कुछ रोजाना दाड़की के लोग बैठे थे, रोजाना पैसा देकर के जिनको मजदूरी पर लाया जाता था। कुछ ऐसे बैठे थे जिनको लालच देकर के रोज शराब परोसी जा रही थी, रोज तरह तरह की चीजें दी जा रही थी, और इस तरह बैठे थे। अब चूंकि सरकार ने वापस ले लिया है, क्योंकि इसके पीछे जो राष्ट्रद्रोही शक्तियां थी, उन शक्तियों को देखते हुए वो सफल होती दिख रही थी, इसलिए सरकार ने वापस ले लिया। वस्तुतः ये बिल किसान के हित में थे, और फिर भी अगर वापस लिया तो इनको अब कोई मॉरल ग्राउंड इनका नहीं है कि ये बैठे और धीरे धीरे ये आंदोलन खसक जाएगा। खसक रहा है, लोग देखेंगे। आप पंजाब में खुशी मना रहे हैं, चारों तरफ खुशी मना रहे हैं कि वापस हो गया, और कई सारे किसान तो अपने घर की ओर जाने लगे हैं। तो ये बिल्कुल हारी हुई लड़ाई है। दूसरा, यदि वो कहते हैं कि साहब हमारे तो 700 लोग शहीद हो गए, तो यदि वो शहीद हुए तो इनको हत्या का आरोप इन पे लगना चाहिए, क्योंकि इनके कारण मरे। सरकार ने ना गोली चलाई, ना सरकार ने लाठी चलाई, ना सरकार ने जोर जबरदस्ती करी, ना सरकार ने बल प्रयोग किया। तो यदि ये शहीद इनको कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने इनकी 700 लोगों की, वैसे तो कोई 700 लोग प्रूव नहीं है और वो स्वाभाविक मृत्यु से मरे, लेकिन यदि है भी तो उसकी जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि सरकार तो। बीच में विनम्रता पूर्वक रोक रहा हूं, यूं तो आप भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सांसद रहे हैं, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष जैसा गरिमापूर्ण पद आपके पास में है, तो जो कुछ भी बोल रहे होंगे सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आपको इल्म है कि आप क्या बोल रहे हैं? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप राकेश टिकैत के लिए बोल रहे हैं कि वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आए थे दिल्ली की ओर इन कृषि कानूनों की वापसी कराने के लिए। सरकार ने साल भर के बाद खुद माना और कृषि कानून वापस ले लिए। एक हारी हुई लड़ाई कैसे हारी जाती है, ये अद्भुत उदाहरण आप ही हमें समझा सकते हैं कि व्यक्ति जिस मांग के लिए आया वो मांग मान ली जाए और फिर भी कहा जाए कि ये लड़ाई हार गया। एक तो आपसे अपनी मोटी बुद्धि के से तो समझ नहीं पा रहा, तो आपसे समझना चाहता हूं, मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे राकेश टिकैत जी के संदर्भ में या इस आंदोलन के संदर्भ में। दूसरा, आपने कहा कि ये सब शराब पी रहे थे, कोई देश का समर्थन नहीं था, लोग साथ में नहीं थे, भाड़े के लोग बिठा लिए जाते थे। तो आपसे जानना चाहता हूं, ये भाड़े के लोगों से भी आपकी मजबूत सरकार डर गई? इन भाड़े के लोगों के बोलने पर देश के प्रधानमंत्री, वो भी कोई सामान्य प्रधानमंत्री नहीं, असाधारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका नाम है, वो देश के नाम संबोधित करने के लिए आए और बार बार ये भी कहे मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, ये उनका आग्रह रहे। दूसरी बात, तीसरी बात आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि समझ की कमी किसमें है? माननीय प्रधानमंत्री जी की समझ में कमी है या चिंतामणि मालवीय जी की समझ में कमी है? प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि अब जब मांग मान ली गई है तो मैं सारे किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि वो अब इस आंदोलन को छोड़कर अपने अपने घर लौट जाएं।
आप तो बता रहे हैं वो तो किसान ही नहीं है, भाड़े के लोग हैं। ये भाड़े के लोगों को देश का प्रधानमंत्री आग्रह कर रहा था। तो इन तीन पे जरा आपकी दृष्टि डल जाए, हम लोगों को पता चल जाए, तो फिर जाके मैं भानु प्रताप सिंह जी के पास रुक करूं। चिंतामणि जी, देखिए, वस्तुतः ये जो आंदोलन था, ये 3 कानूनों के लिए था ही नहीं जी। क्योंकि 3 कानूनों के लिए यदि होता तो ये वापस तभी हो गया होता। स्वाभाविक रूप से ये इसके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हें समझना पड़ेगा। ये उसके पीछे कांग्रेस खेल रही है, उसके पीछे कम्युनिस्ट, हन्नान मुल्ला कौन से किसान है, वो योगेंद्र यादव कौन से किसान है, ये तमाम लोग जो वहां जुटे ये कौन किसान थे। ये वस्तुतः जो भाजपा विरोधी, वैसे इनका कोई ऐसा साहस नहीं बन पड़ा कि ये कोई आंदोलन खड़ा कर सके, इसलिए उन्होंने किसानों का सौम्य चेहरा, किसानों का स्वीकार्य चेहरा, किसानों का जिसके प्रति सबका सम्मान रहता है, वो चेहरा आगे रखा। लेकिन वो केवल नकाब था। इनके पीछे जो असली चेहरा है वो असली चेहरा है जो केवल इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो गठजोड़ करके जो राष्ट्र के खिलाफ काम करने और सरकार विरोधी लोग हैं, केवल वो इसमें थे। तो इसलिए 3 कानूनों का आंदोलन नहीं था। 3 कानून अगर विषय होते तो ये प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देके घर जा चुके होते। लेकिन हमने बार बार देखा कि वहां खालिस्तान के नारे लगे, हमने बार बार देखा कि वो किस तरह 26 जनवरी को उन्होंने राष्ट्र के चिंतामणि जी अभी भी खालिस्तान और इसी में उलझे हुए हैं। लेकिन मैं भानु प्रताप सिंह जी आपके पास में चलता हूं। जो बात चिंतामणि जी ने मूलतः कही वो ये कही कि जब 3 कृषि कानून वापस हो गए तो वापस जाएं, क्यों रुके हुए हैं? आप तो पहले ही इस पक्ष में थे कि अब इस आंदोलन को आगे ना खींचा जाए। आपसे समझना चाहते हैं कि अब भी खास तौर पर राकेश टिकैत इस आंदोलन को बनाए रखने की पैरवी कर रहे हैं। आज सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर 32 जत्थेदारों की बैठक हुई और उसमें सतनाम सिंह जी ने कहा है कि अब हम इस आंदोलन को चलाए रखने के पक्ष में नहीं है। आखिरी फैसला तो 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ही होगा। और अब जब हमारी सारी मांगे मान ली गई हैं तो अब यह आंदोलन खत्म होना चाहिए। आप एक बड़े किसान नेता हैं, एक प्रभावशाली वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। आपसे समझना चाहते हैं, देश की सरकार ने एक फैसला ले लिया, देश की सबसे बड़ी पंचायत से वो पारित भी हो गया, इसके बाद भी नई मांगों के साथ कायम है। समझना ये चाहता हूं कि अगर एमएसपी की गारंटी ही विषय था तो 3 कृषि कानूनों की वापसी की जरूरत ही क्या थी? अगर एमएसपी की गारंटी सरकार बना देती तो इन 3 कृषि कानूनों की वापसी की नौबत ही नहीं आती। तो ये मांग कितनी जायज, कितनी नाजायज? ऐसा है भाई साहब जी, एक तो निवेदन में ये करता हूं कि मेरी उम्र 70 साल है जी, और मैं राकेश टिकैत के पिताजी जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनको मैं महामानव मानता हूं और किसान नेता मानता हूं। उनके साथ में बहुत दिन रहा जी, प्रदेश अध्यक्ष बन के। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि जैसे मैं तो 26 जनवरी को जब तांडव हुआ था तभी चिल्ला बॉर्डर से छोड़ के इस आंदोलन के साथियों को मैंने कि ये तो अब आ गए लड़ाई दंगे पे, देश में अशांति पैदा करने पे, 525 पुलिसकर्मियों को घायल करने पे ये किसान आंदोलन नहीं हो सकता। मैं तो चला गया था। अब बात रही ये कि अब प्रधानमंत्री जी ने जैसे लोकतंत्र की जीत समझो या लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री ने जो किसान थे, चाहे वो किराए के थे चाहे बिना किराए के थे चाहे कोई थे, उन्हें वापस ले लिए। कायदे से तो अब इनको हट जाना चाहिए और यदि तीनों कानून बने रहते फिर एमएसपी की गारंटी की बात करते तब तो ठीक था कि प्रधानमंत्री एमएसपी ले, लेकिन एमएसपी दे। लेकिन अब जो राकेश टिकैत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम नहीं जाएंगे, उसमें एक साजिश है जी। साजिश है कि ये आंदोलन पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और 14 में कांग्रेस हारी, 19 में कांग्रेस हारी। पंजाब सरकार ने, पंजाब के लोगों ने ये सोचा अब तो कांग्रेस हारती रहेगी, इसलिए कुछ आंदोलन करो। आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, बाद में इसमें राकेश टिकैत को शामिल किया गया। अब कांग्रेस ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस फंडिंग की और जो देश, अपने भारत देश के विरोधी देश हैं, जैसे एक नाम ही लूंगा मैं, कनाडा और भी हैं, उन्होंने भी फंडिंग की कि कैसे ही भारत को अस्थिर किया जाए,
भारत में उपद्रव करवाई जाए, भारत में हिंसा करवाई जाए, भारत को अशांति में बदल दिया जाए। तो इसलिए यदि ये लोकतंत्र में और भारत के संविधान में आस्था रखते हैं ये लोग, तो इनको तुरंत बॉर्डरों को खाली कर देना चाहिए। और दिल्ली के लोग या आसपास के लोग जो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से इतने परेशान हैं कि वो एक आध बार जंतर मंतर पर धरना लगा चुके हैं कि यहाँ से हटाए जाएं, हमारी रास्ता अवरुद्ध हो रही है, हमको 20 किलोमीटर का चक्कर मार के आना पड़ रहा है। तो लेकिन मानवता नाम की चीज नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं ये। वैसे तो मैं कहूंगा कि इनको राकेश टिकैत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये एक पुलिस में दिल्ली में सिपाही थे तब से और अब तक, जब से इन्होंने कमान संभाली है तब से इन्होंने सिवाय किसान संगठनों को, किसान आंदोलनों को बेचने के अलावा कोई काम नहीं किया। और अभी इनकी यही नियत है। हम कह रहे हैं जब और संगठन छोड़े तो ये भी छोड़ जाए, क्या फर्क पड़ेगा। फिर आपकी मांग भी है तो उसको वार्तालाप से मांगे। ये लोकतंत्र है, जिसकी सरकार होगी उसी से तो मांगोगे। अरे कांग्रेस अब क्या दे सकती है। कांग्रेस ने 12 तक 13 तक जब बदल गई कांग्रेस, रही नहीं कांग्रेस, तब तक कांग्रेस हिमायती बन रही है। हम 11 में गए थे, ब्रज के विरक्त संत पूज्य रमेश बाबा ने भेजा था, किसान बचाओ देश बचाओ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। तब कांग्रेस कहाँ गई थी, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं किया था ये काम सब। लेकिन अब सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस को किसान याद आ रहे हैं, आंदोलन करवाने की याद आ रही है। और यदि ये लोग मरे हैं तो उसमें जितनी जिम्मेवार किसान नेता हैं उतनी ही जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। लोग कह रहे मुआवजा दे, कौन दे, कांग्रेस से मांगो मुआवजा। कांग्रेस ने शुरू करवाया था आंदोलन। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जो बात सही है अपने अनुभवों की है। 40 साल हो गए मुझे यही काम करते करते, सभी राजीव गांधी से लेकर सभी प्रधानमंत्रियों से मिला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, इसलिए जो नारायण तिवारी होते थे उनके बाद के जितने मुख्यमंत्री हैं अब तक के सबसे मिलकर बात करता हूँ। लेकिन मैं लोकतंत्र मर्यादा में और भारत के संविधान और भारत के न्यायालय के अनुसार बात करता हूँ। ऐसा मैंने काफी अलग लाइन ली है भानु जी, लेकिन मैं एक बात जो आपसे समझना चाहता हूं वो बात ये समझना चाहता हूं, पंजाब के अधिकांश आंदोलनरत किसान संगठन अब वापस लौटने की बात कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल हरियाणा के किसान नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वो इस संदर्भ में कि जिन किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया क्या हो। अब ऐसे में जब हरियाणा और पंजाब के किसान वापस लौटने की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं और टिकैत या उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन आंदोलन में बने रहना चाहते हैं, तो इस आंदोलन का अंतिम हश्र क्या होगा। क्या यह आंदोलन जो अभी सफलता की कहानी लिख रहा है एक हास्यास्पद इतिहास में तब्दील तो नहीं हो जाएगा। जो किसान नेता यहां से लौटने का अपना मन बना चुके हैं उनका ये भानु प्रताप सिंह 70 साल का बार बार अभिनंदन करता है, वंदन करता है और उनकी प्रशंसा करता है। और जो खट्टर साहब मुकदमा वापस लेने की योजना बना रहे हैं तो उनका भी बार बार स्वागत करता है। लेकिन जो यहाँ डटे रहना चाहते हैं उनका मैं विरोध करता हूँ और करूंगा और करता रहूंगा, क्योंकि ये लोकतंत्र की प्रक्रिया से अलग होके काम कर रहे हैं। फिर तो इन पे न्यायालय का शिकंजा कसा जाएगा और जो न्यायालय की बात नहीं मानता है भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में उनकी बात मनवाने के लिए यदि कोई डकैत है तो उसको सही करने के लिए फोर्स होता है, ताकत होती है, बल होता है, तो वो फिर बल प्रयोग करके ही रास्ता को खाली बल प्रयोग तक का आह्वान कर रहे हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह। महेंद्र टिकैत के सहयोगी अनु सिंह जी मेरे साथ हैं। अनु सिंह जी उस भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद हैं
जिसका नेतृत्व महेंद्र टिकैत के बेटे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत करते हैं। अनु सिंह जी, कहां पहुंच गए आप? लड़ने आए थे आप सरकार से, लड़ने आए थे किसानों के हक की लड़ाई को, और लड़ाई कहीं और तब्दील हो रही है। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या लड़ाई तब्दील हो रही है, आप बताओ क्या लड़ाई तब्दील हो रही है? भानु जी, आपके सामने जो कुछ बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। अनु जी, आप मुझसे पूछ रहा हूं, आप बताओ, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? महेंद्र टिकैत जी के पुराने सहयोगी सम्माननीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, जिनकी उम्र 70 साल है, वो आप लोगों के वर्तमान स्टैंड को लेकर क्या नजरिया साझा कर रहे हैं? तो प्रतिक्रिया तो आप ही देंगे ना अनु जी, मैं थोड़ी दूंगा उस पर। बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, सुन लीजिए ना, बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। मैं तब से सुन रहा था ना, तो मेरी भी बात सुन लो आप लोग जी। जो स्टैंड है संयुक्त किसान मोर्चा का बिल्कुल क्लियर है कि जब तक जो किसानों की समस्याएं, जो मुद्दे लेकर के हम बैठे हैं, एक एक मुद्दे का जब तक निस्तारण नहीं हो जाएगा, तब तक संयुक्त किसान मोर्चा का एक भी साथी अपने घर की तरफ नहीं जाएगा। सरकार ने बिल वापसी किया, सरकार ने कानून रद्द किए, हमने उस फैसले का स्वागत किया, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री, जिन कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे थे, उस प्रधानमंत्री को 1 साल से भाजपा के लोग गुमराह कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये कानून अच्छा है, और प्रधानमंत्री जी को सामने आने नहीं दे रहे थे अपना पक्ष रखने के लिए। 1 साल की काफी अवधि के बाद प्रधानमंत्री जी को ये सूझ आई कि हाँ, ये कानून वास्तव में खराब है। उन्होंने माफी मांगते हुए किसानों से उसको वापस किया, लेकिन उनके बाद भी उनके पार्टी के नेता है, जो एक साहब के एमपी बैठे हुए हैं, ऐसे बेशर्म लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे बेशर्म लोग हैं इस दल में, जो अपने नेता का भी मान स्वाभिमान घटाने का कार्य करते हैं। और ये बहुत शर्म की बात है कि जिस बात के लिए प्रधानमंत्री स्वयं माफी मांग चुके हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, यानी ये प्रधानमंत्री से बड़े, प्रधानमंत्री के फैसले को ये गलत ठहरा रहे हैं। और रही आप जो वापसी की बात कर रहे हैं, किसकी ये आंदोलन किस तरफ जा रहा है, निकट भविष्य में देखिएगा कि इस आंदोलन का क्या परिणाम होगा। जैसे तीनों काले कानून वापस हुए हैं, उसी तरीके से एमएसपी पे कानून भी बनेगा, किसानों के ऊपर लगे मुकदमे भी वापस होंगे, और जो शहीद, जो किसान 750 लोगों ने शहादतें दी हैं, उनको जो है शहीद का दर्जा भी मिलेगा, उनके परिवार को कंपनसेशन भी मिलेगा। धैर्य बनाए रखिए। ये जो अफवाहें चलाई जा रही ना, 1 हफ्ते से ज्यादा अफवाह नहीं चलेगी। जो अफवाहें चलाई जा रही है कि किसान संगठनों में फूट पड़ गया है, कहीं कोई फूट नहीं है। सब एक छतरी के नीचे संयुक्त किसान मोर्चा के अधीन सब काम कर रहे हैं, और जो संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेगा उसके हिसाब से काम होगा। जैसे कल आपने बताया कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की कल हरियाणा के सीएम से बातचीत हो रही है मुकदमे वापसी लेने को लेकर के, तो इस तरीके से वार्ता का दौर जारी रहेगा, प्रोटेस्ट भी चलता रहेगा। और आप बताओ, इस देश का संविधान हमें क्या इस बात की इजाजत नहीं देता है क्या कि हम शांतिपूर्ण ढंग से कहीं बैठ के हिंसक तरीके से अपनी बात को हम रख सके? ये लोग ऐसी बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इस देश के किसानों के साथ जिन्होंने गद्दारी की, जो बीच रास्ते में किसान को छोड़ के भाग गए, आज ये जिनकी बात कर रहे हैं, इनके रगों में जब पकौड़े और जलेबी का खून दौड़ रहा है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे सरकार के खिलाफ। ये कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। क्या कांग्रेस के खिलाफ हमने लड़ाइयां नहीं लड़ी? जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने लड़ाइयां नहीं लड़ी। तब इसी भारतीय जनता पार्टी के लोग आते थे मंच पे और कहते थे हमारी सरकार बनेगी तो हमें एमएसपी पे कानून बनाएंगे। 2011 की फाइनेंशियल कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें 8 मुख्यमंत्री थे, उसके अध्यक्ष थे इस समय के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, उस समय गुजरात के सीएम थे, उनकी उस कमेटी की रिकमेंडेशन है कि एमएसपी से नीचे यदि किसान बेचता है अपने ऊपर को तो उसके जेब से पैसे जाते हैं, इसलिए एमएसपी पे कानून बनना जरूरी है। वो उसी रिपोर्ट को हमने लागू कर देते हैं, या तो इनके जो सांसद बैठे हैं या उनके जो चापलूस बैठे हैं वो इस बात को कह दे कि नहीं, प्रधानमंत्री की वो रिपोर्ट गलत थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये क्या बात करेंगे? ये किस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं? उस लोकतंत्र की जिस लोकतंत्र का चेहरा दिखाकर इन्होंने अपने लोगों को बीच में भेजा, अपने ही फोर्स के 550 लोगों को इन्होंने जख्मी किया। आरएसएस के लोग इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? ये वो लोग बोल रहे हैं जो चाय पकौड़े की बात करते हैं फोन पे कि हम वहां गए तो हमारा स्वागत हुआ चाय और पकौड़े से। अभी तक लगता है कि चाय और पकौड़े की कीमत नहीं अदा कर पाए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरीके से ये लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग देश को बेच रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो यह आंदोलन यही नहीं और भी मुद्दों पे जो इस आंदोलन के दौरान घटनाएं घटी है, उन सब का सरकार को हिसाब देना पड़ेगा। उन सब का जवाब किसान सरकार से मांगेगा। बिना जवाब के, बिना मुकदमों के निस्तारण के, बिना समस्याओं के निस्तारण के किसान अपने घर को वापस नहीं जाएगा। और जो आप लोग ये भ्रम फैला रहे हैं भाजपा के लोग कि किसान संगठन में फूट पड़ गई है, आप देखते रहो कि फूट पड़ी है कि नहीं पड़ी है। ये संयुक्त किसान मोर्चा आपको जवाब देगा 4 तारीख के अपने निर्णय में।
तो अनुज जी, आपने सारी बातें कह ली, लेकिन मेरे कुछ सवाल आपके पास में अभी भी बाकी हैं। आपसे समझना चाहता हूं, आप बहुत तार्किक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। एमएसपी की गारंटी का कानून आपको चाहिए। भानु जी, मैं आऊंगा आपके पास में, एक बार मेरे अनुज जी से अपने सवाल पूरे हो जाएं। आपसे जानना चाहता हूं अनुज जी, आप तो किसान नेता हैं, इस आंदोलन का कानून बन जाता या सरकार बनाने को तैयार होती तो इन 3 कृषि कानूनों की वापसी की कोई जरूरत रह जाती? अगर एमएसपी की गारंटी का कानून अस्तित्व में आ जाता अनुज जी, तो क्या वाकई इन 3 कृषि कानूनों की वापसी की कोई जरूरत भी रह जाती? ये आपसे सवाल है, कुछ कहेंगे आप? जी सुनिए, एमएसपी अलग मुद्दा है और ये तीनों कानून अलग थे। दोनों एक सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। दोनों को आप साथ में कंपेयर करेंगे तो दिक्कत होगी। जो तीनों कानून हैं उसमें जो आपने कृषि उत्पाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो चेंजिंग किया, उसकी क्या जरूरत थी बताइए? उसका एमएसपी से क्या मतलब है? मैं बताता हूं अनुज जी, विनम्रता पूर्वक मेरी बात को सुने। आपके संयुक्त किसान मोर्चा के एक महत्वपूर्ण सदस्य, नाम है उनका शिव कुमार शर्मा कक्का जी, उन्होंने इसी कार्यक्रम में बोला था 3 कृषि कानून रखे रहिए, बस केवल एक लाइन जोड़ दीजिए कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाते हैं। इस देश में एमएसपी से नीचे किसान की उपज खरीदना अपराध होगा और सरकार एमएसपी पे एक एक दाना खरीदेगी, हमें इसके बाद में कोई जरूरत नहीं है, चाहे आवश्यकता वस्तु अधिनियम हो चाहे कोई भी अधिनियम हो। अगर किसान को यह गारंटी मिलती है कि उसका उत्पाद, उसकी उपज कम से कम इस कीमत पर तो इस देश में खरीदी ही जाएगी, इससे कम में खरीदी अपराध होगी और कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी, तो इसके बाद में कोई विषय रह जाता है? अनुज जी, कैसे कह रहे हैं आप सिक्के के 1 या 2 पहलू हैं? आपसे सवाल है। ये हमारा मुद्दा कभी नहीं रहा कि पूरा उपज सरकार खरीदे, बिल्कुल नहीं। सरकार जितना खरीदती है उतना ही खरीदे, लेकिन यह कि उसके बाद जो कम पे जो दुकानदार खरीदते हैं, जो साहूकार खरीदते हैं, उस पे एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए कि जो मार्केट में, निजी मार्केट में बिकता है, वो अगर एमएसपी से कम पे बिकता है तो उसमें सजा, जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि किसान से तो उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके सस्ते में खरीद के ले जाते हैं, लेकिन क्या उपभोक्ता को सस्ते में मिलता है? आप बताओ। अरे अनुज जी, यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर एमएसपी का गारंटी का कानून हो जाता तो इन कृषि कानूनों की वापसी की जरूरत ही क्यों रहती? इसका आप कोई उत्तर नहीं दे रहे। क्यों नहीं जरूरत रहती? जी बताइए भाई। तीनों कानून इन्होंने बनाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन्होंने दिया, आप तीनों कानून पढ़िए तो जी है क्या वो एमएसपी से आप उसको क्यों जोड़ रहे हैं? एमएसपी से आपका चलिए पहला वाला मामला सॉर्ट आउट हो जाता जो वाणिज्य और व्यापार है, लेकिन और दोनों जो कानून थे जी, आवश्यकता वस्तु अधिनियम में भी, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है आपको? क्यों नहीं पड़ता? आप बताएं सर। क्यों नहीं पड़ा? जब किसान को उसकी उपज का जायज दाम मिल जा रहा है तो उसके बाद फिर किसान की दिक्कत क्या है? क्या देश के खाद्यान्न को गोदाम में आदमी कैद होने देगा? देश के खाद्यान्न को गोदाम में लोग कैद करने देंगे? अडानी अंबानी बेचेंगे गेहूं और चावल जी, अडानी अंबानी बेचेंगे, पूरा देश तो इन्होंने बेच दिया। अडानी अंबानी से आदमी जाएगा गेहूं और चावल खरीदने, 400 आटा खरीदोगे? तो अनु सिंह जी की आपत्ति है कि अडानी अंबानी के द्वारा क्या गेहूं बेचा जाएगा, लेकिन निशांत वर्मा जी मेरे साथ में है। निशांत जी, आपने तीनों प्रबुद्ध जन के विचारों को सुना, आपसे समझना ये चाहता हूं कि क्या आप महसूस कर रहे हैं कि ये कृषि आंदोलन जो किसानों के संदर्भ में चल रहा था अब एक अलग दिशा में जा रहा है और आने वाले समय में एक खतरा है इस आंदोलन की अस्मिता के बचे रहने का? सरकार से हिमायत रखने वाले तमाम संगठन अब इस आंदोलन में विभाजन के माध्यम से समाधान की कोशिश में हैं। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में जो किसान संगठन है वो एक अलग तरीके से अब संबोधित किए जा रहे हैं और राकेश टिकैत या उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए किसान संगठन अलग दृष्टि से देखे जा रहे हैं? क्या आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं? हिमांशु जी, पिछले आधे घंटे में बहुत सारी बातें तीनों माननीय पैनलिस्ट्स ने कही और शुरुआत करूंगा आपके एक सेंटेंस से। आपने कहा कि क्या अब ये किसान आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है? मैं कहूंगा सही दिशा में था, है और अभी भी जा रहा है, और इसी बदौलत ये 3 कृषि कानून जो बनाए गए थे वो रद्द करने पड़े। यदि दिशा सही नहीं होती तो भारत सरकार को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। अब मैं तीनों माननीयों की कुछ कुछ बातों पे अपने विचार रखना चाहता हूं, अगर परमिशन हो।
शुरुआत करूंगा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और मित्र चिंतामणि मालवीय जी से। उन्होंने अपने वक्तव्य में जाने क्या क्या कह दिया इन किसानों के बारे में। ये तक कह दिया कि देश विरोधी ताकतें फंड कर रही थी, जैसे उदाहरण दिया कनाडा से। देश विरोधी ताकतें और भाड़े के लाए लोग वहां पे इकट्ठे थे जो इस सरकार को या देश को असमंजस में या परेशानी में डालना चाहते। चिंतामणि जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी से इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपको याद होगा 1980 का वो समय जब माननीय पूर्व भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1980 में किसान आंदोलन में खड़े होकर इंदिरा गांधी की सरकार के सामने समर्थन दिया था किसानों को, और यह कहा था कि किसानों को दबाया नहीं जा सकता, और यदि दबाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी और मैं पूरा का पूरा किसानों के साथ पॉलिटिकली भी जुड़ जाऊंगा इस आंदोलन के अंदर। यदि वो सही थे तो आज की तारीख में 2020 और 21 में जो हमने देखा किसान आंदोलन, इसमें हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो भाड़े का ही क्यों ना हो, आपकी बदौलत, कहने की बदौलत, वो सही है क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को फॉलो कर रहा है। मैं तो गांधी जी के अनशन की बात भी नहीं करता। तीसरी बात, आपने कहा कि देश विरोधी ताकतें, आपने कहा देश विरोधी ताकतें इसको फंड कर रही थी, देश विरोधी ताकतें, चिंतामणि जी ने कहा कि इस आंदोलन को हवा दे रही थी। मैं सवाल भी नहीं करूंगा क्योंकि पता है किसी के पास जवाब भी नहीं है कि इस देश विरोधी गतिविधि को बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के सूरमा क्या ये बता सकते हैं कि भारत सरकार ने या उन राज्यों की सरकारों ने जहां पे ये सब चल रहा था और चल रहा है, कितने देश विरोधी लोगों को, एंटी नेशनल्स को अरेस्ट किया, उन पे केस किया और जेल में डाला एंटी नेशनल कानून के तहत? एक भी नहीं। भानु प्रताप जी बहुत माननीय, सम्माननीय है। एक जमाने में मैं इनके फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन सर, आप जो कह रहे हैं वो आपका वक्तव्य हो सकता है, सारे किसानों का नहीं हो सकता। उसका मैं कारण बताता हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। इस बात को लेकर के ये तूल मचा कि कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, ज्यादातर किसान तो समझ गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश की, जो उन कुछ किसानों की वजह से, जो सारे बाकी किसान समझ चुके थे और सम्मान कर रहे थे इन कानूनों का, उसको लागू करना पड़ने के बजाय उसको रद्द कर दिया? ये वो कुछ के पीछे कब से चलने लगी है भारत सरकार। इसलिए मैं समझता हूं कि ये वक्तव्य जिसका भी है, हिमांशु जी, गलत है कि कुछ की वजह से रद्द हुआ। तीसरी बात, हिमांशु जी, आपने भी डिबेट को काफी हद तक राकेश टिकैत तक सीमित रखा है। संयुक्त किसान मोर्चा में जहां तक मेरी जानकारी है, आप लोग करेक्ट भी कर सकते हैं, तकरीबन 40 से ज्यादा संगठन जुड़े हैं। कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं। राकेश टिकैत जी उनमें से सिर्फ एक है। हिंदी मीडिया की डार्लिंग जरूर है, क्योंकि हिंदी मीडिया उन्हीं के पास माइक लेके पहुंच जाता है और उनको खूब अपने प्रोग्राम्स में बुलाता है। पर इसकी वजह से जो बाकी संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, इस किसान आंदोलन में है, उनकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। आपने कहा पंजाब, भानु प्रताप जी ने कहा पंजाब के चुनाव और कांग्रेस को करके, ठीक है, आपका वक्तव्य हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड और हरियाणा के कितने किसान हैं वहां सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे? वो तो पंजाब के नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर पंजाब के कांग्रेस के चुनाव को लेकर के कोई अगर ये वक्तव्य देता है, तो बिहार में खट्टर सरकार और जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ भी वहां के किसान कार्यरत है इस समय इस आंदोलन में। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार के खिलाफ भी कार्यरत है, जाके बैठे हैं वो अलग अलग बॉर्डर्स पे। तो ऐसा एक वक्तव्य व्हाइट वॉश कर देना हिमांशु जी, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। चौथी बात, क्या ये तीनों कानून सही थे? आपने कहा अगर एमएसपी का, आपने जैसे अनुज जी को कहा कि यदि एमएसपी का कानून कर देते तो ये तीनों कानून हटाने की जरूरत क्यों होती? यही सवाल था मेरे ख्याल जी। इसका जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार को देना था। एमएसपी का कानून जोड़ देते भाई। जैसे 2011 की रिपोर्ट के बारे में अनुज जी ने कहा, मैं उससे आगे चल के बताता हूं। 2014 के चुनाव जो लोकसभा के हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी इंक्लूडिंग उस समय के स्टार प्रचारक और पीएम कैंडिडेट भाजपा के 2014 के श्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी की गारंटी पे दुनिया भर में भाषण दिए। दुनिया भर मतलब देश भर जी। उसके बाद 2019 में भी दिए।
एमएसपी की गारंटी, क्या 7 साल सरकार में रहने के बाद उन्होंने अपनी इस एमएसपी की गारंटी की बात को फॉर्म में किया? क्योंकि याद पड़ता है कि मेरे ख्याल से 27 नवंबर 2020 की तारीख जब संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जाके बैठे थे श्री नरेंद्र तोमर जी के साथ, जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं, और तब ये बात निकल के आई थी, और उनके खुद के शब्द है तोमर साहब के, कि मैं ना हाँ बोलता हूं, मैं ना बोलता हूं कि जिसमें एमएसपी की गारंटी दी जा सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। आज उस बात को 1 साल हो गया। क्या किसान मोर्चा को कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, प्रवक्ता, मंत्री, भारत सरकार उस ड्राफ्ट को दिखा सकती है 1 वर्ष के अंदर कि एमएसपी की गारंटी पे क्या कागज में 2 लाइनें लिखी आपने? जी, अगर अब आप ये कहते हैं कि हम सुन रहे हैं ऐसी बातें कि भाई अब पैनल बनेगा, चर्चा होगी, 7 साल से आप किसानों को एमएसपी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कहती आई है, नहीं दिया। और अंत में पहले वक्तव्य में यही कहूंगा कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है और दरवाजा खोलना सीख जाता है, तो आप कितना भी मना करो, उसको पता चल जाता है कि यही सही तरीका है दरवाजा खोलना। आज किसानों को यह पता चल गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिखाए रास्ते पे जी, यानी कि समर्थन हर किसी का लेकर के अगर सरकार से आप बात करेंगे और संवैधानिक दबाव डालेंगे, तो वही नतीजा होगा जो हुआ। एक गलत कानून बनाए गए थे, इसीलिए खुद रद्द किए इसी सरकार ने, किसी दूसरी सरकार ने नहीं बनाए थे। दिशा सही है और दशा भी सही है। निशान जी, मैं फिर अपने सवाल को दोबारा प्रस्तुत करने की चेष्टा करता हूं। क्या आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि अब किसानों का जो एकता थी उसमें विभाजन की कोशिश हो रही है? हरियाणा के किसानों से अलग तरीके से बातचीत, पंजाब के किसानों से अलग तरीके से बातचीत, कैप्टन अमरिंदर मनोहर खट्टर जी के पास चाय पीने के लिए पहुंच रहे हैं, उसके माध्यम से बातचीत। और इन सब के बीच में एक और खबर जो हमारे पास आई है वो ये है कि एमएसपी के मामले पर सरकार से चर्चा के लिए 5 नाम मांगे गए हैं। जो सरकार 40 प्रतिनिधियों के साथ 12 दौर की बातचीत कर रही थी, वो सरकार अब 40 प्रतिनिधियों को छोड़कर एमएसपी के मसले पर कुल 5 लोगों के साथ बात करना चाहती है। क्या ये 5 लोगों के साथ बातचीत भी अपने आप में विभाजन की कोशिश नहीं देखते आप? देखिए, 2 बातें निकल के आती हैं। पहली बात तो आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी के बारे में कहा कि जिस तरीके से बातचीत हो रही है, ये क्यों हो रही है, कभी इस पे सोचा गया है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हरियाणा का किसान भी अब बहुत समय से सारे किसानों के साथ मिलकर के राज्य के अंदर जो परिस्थिति कर रही है वो है कि न्याय चाहिए। इसलिए अब झुक करके हरियाणा सरकार को उनसे बात करनी पड़ रही है। देश को दूसरे नजरिए से ना देखा जाए। दूसरी बात, आपने कहा कि 5 सदस्य मान लीजिए कि किसान मोर्चा से मांगे। स्वाभाविक सी बात है कि लाखों लोग जब चारों तरफ होते हैं और दबाव हो रहा होता है तो सरकार बात करती है, क्योंकि सच्चाई के ऊपर दबाव है। अब जब बात होगी तो स्वाभाविक है कोई 40-50 लोग तो जाएंगे नहीं। रिप्रेजेंटेशन होता है, 2 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, 10 जाएंगे। तो वो सरकार ने अपनी तरफ से यदि एक संख्या कही है कि इतने लोगों को भेजिए, वो तो कहते हैं, मैं तो कहता हूं चलिए अनुज जी को अकेले ही भेज दीजिए अगर, तो भी वो उन्हीं लाखों करोड़ों किसानों की बात करेंगे जो या तो नेता हैं या किसान हैं या मजदूरी किसान हैं। बात तो वही की वही जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है कि सरकार कोई 1000-2000 को तो बुलाएगी थी, वो टेबल के सामने बैठ के बात करने के लिए कुछ तो इसको विभाजन लोगों को बुलाएगी, निशान जी का मानना है, लेकिन दिशा सही जा रही है आंदोलन की। तो अब मैं वापस चिंतामणि जी आपके पास लौटता हूं और जिस आंदोलन को आप सिरे से खारिज करते हैं, हारी हुई लड़ाई बताते हैं, जानना यह कि सरकार लगातार क्यों हार रही है, इसे जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। 3 कृषि कानून आपका गला बैठ गया और आपके साथ साथ जितने भाजपा के नेता थे उनका गला बैठ गया था, ये बताते बताते कि ये कृषि कानून इस देश के लिए, किसानी के लिए, किसान के लिए कितने बेहतर हैं। और आखिरी में खेत के साथ प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम इन्हें वापस ले रहे हैं। अब जानने में दिलचस्पी है कि सरकार से किसान बोल रहे थे एमएसपी की गारंटी के संदर्भ में, आप 10 दिन तक मौन साधे रहे। कल संसद में भी आपने एक शब्द नहीं बोला और आज आखिरकार आपने कहा कि अपने 5 नाम दीजिए, हम बात करते हैं। एक दूसरा जानने में दिलचस्पी है कि आपके मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर खट्टर किसान नेताओं से बोल रहे हैं भाई आइए बात करते हैं, कैसे वापस लिए जाएं
तीसरा, MHA के द्वारा भी लेटर दिया गया राज्यों को कि किसानों के संदर्भ में, केस वापसी के संदर्भ में प्रक्रिया को देखिए। तो आपसे जानने में दिलचस्पी है कि अभी भी आप जैसे तमाम भाजपा नेताओं को यह स्वीकारने में दिक्कत क्या हो रही है कि हां, कहीं ना कहीं हम तो चूक गए इस देश के किसानों की भावनाओं को समझने के संदर्भ में। प्रधानमंत्री स्वीकार कर ले रहे, जैसा अनुज जी हमारे सामने कह रहे हैं, पर आप लोगों को इतना कष्ट, इतनी परेशानी किस लिए, ये जिद किस लिए? इसलिए कि हम इस पूरे आंदोलन को विवेकपूर्ण तरीके से देख रहे हैं, केवल भीड़ की तरह नहीं। प्रधानमंत्री का एक वाक्य अपने आप में महाग्रंथ है और उन्होंने ये कहा कि मैं ये कानून किसानों के हित के लिए शुद्ध भावना से लाया था, किसानों के हित के लिए और देश हित में वापस ले रहा हूं। ये जो एक वाक्य है, ये पूरी इस कहानी का सार है, जो कि किसानों के हित के लिए लाए थे। लेकिन किसानों के हित के पीछे जो लोग किसानों के चेहरे के पीछे बैठ गए, मैं फिर दोहराऊंगा, और इसलिए उसको देश को नुकसान होने की संभावना थी, देश में विभाजन हो रहा था। ये आप पहले सिख सेंटिमेंट सामने लाए, फिर ये जाट सेंटिमेंट सामने लाए और जाटों को अलग करने की उसी की तो खुल करके ये है। और मैं अनुज जी का जरूर एक दो बात जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो अपने आप को आप ठीक कर लें और प्रधानमंत्री का बयान एक बार फिर से सुन लें। प्रधानमंत्री ने आपसे माफी नहीं मांगी है और प्रधानमंत्री ने ये आंदोलन के किसानों से भी माफी नहीं मांगी है। उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी है कि मैं समझा नहीं पाया। ये कोई ये नहीं कह रहे हैं कि कोई हमें कानून गलत लाई है सरकार, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा आता हूं अनुज जी, मैं आपके पास में आपको अपनी बात रखने का मौका दूंगा। और दूसरा बार बार अडानी अंबानी ये किसानों के भोले किसानों के सेंटीमेंट से खेलना बंद कीजिए। अडानी और अंबानी के पिताजी में इतना पैसा नहीं है कि वो देश के लोगों का वो अनाज खरीद ले। और अगर साइलो बने हैं या कहीं गोडाउन बने हैं तो क्या इतने गोडाउन में पूरे देश का अनाज चले जाएगा? ये मूर्ख बनाना बंद करो किसानों को, और किसानों को भ्रमित करना भी बंद करो। आप किसान जाग गए हैं, किसान समझ गए हैं कि आप जो है वो किसानों के सेंटिमेंट से खेल रहे हैं, उनका भाव दोहन कर रहे हैं और उन किसानों के हित से आपका कोई लेना देना नहीं है। चिंतामणि, आपकी बात में बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक आंदोलन आपको अपने फैसले वापस लाने के लिए मजबूर कर दिया, एक आंदोलन लगातार बता रहा है कि आपका ट्रैक सही नहीं था, एक आंदोलन लगातार आपकी सरकार के संदर्भ में इस धारणा को तोड़ रहा है कि आप अपने फैसले वापस नहीं लेते हैं। इसके बावजूद भी आप अनुज जी को कहना चाह रहे हैं, अनुज जी को बताना चाह रहे हैं कि देखो देश के किसान समझ गए। अरे समझ में तो आपकी सरकार को आ रहा है कि आपने पंगा गलत ले लिया और अभी भी ये मानने में आपको एतराज हो रहा है। सरकार मान ली, सरकार के मुखिया मान लिए, पर चिंतामणि जी को कष्ट हो रहा है कि नहीं हमने नहीं माना। लेकिन अनुज जी, जो बात चिंतामणि मालवीय जी ने कही उस पर आपकी घोर आपत्ति है। वो आपत्ति हमारे दर्शक सुन नहीं पाए, आपका मौका है आपकी आपत्ति को दर्शकों से साझा करने का। क्या कहना चाहते हैं आप चिंतामणि जी को? ये लोग जो है ये जैसे प्रधानमंत्री को ये गुमराह करते आए हैं, इनको आज भी नकली असली किसान का भूत सवार है, इनको खालिस्तानी पाकिस्तानी का भूत सवार है। ये अभी भी बेशर्मी पे हैं क्योंकि इनके पास प्रधानमंत्री ने इनको ऐसी लात मारी है कि इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास शब्द नहीं है कि कहे। इनके दिमाग में ये बात घर बैठ की गई है क्योंकि इन्होंने अडानी अंबानी की कमीशन लिया, उनसे पैसे खाए किसानों के खिलाफ बोलने के लिए। ये उनसे वादा करके आए थे कि हम ये बिल पास कराएंगे, जिस बिल का सुषमा स्वराज ने और अरुण जेटली ने विरोध किया था विपक्ष में रहते हुए, नेता विपक्ष होते हुए। उस बिल को ही लेकर के इसी बिल को सबसे पहले भाजपा ने लोकसभा में और राज्यसभा में काला बताया था 2012 में जब इसको कांग्रेस की सरकार ने पेश किया था। आज ये उसी बिल को पास करा के बेशर्मी की सब हद पार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आपने अपने चैनल में बैठा रखा है। ना तो इस भाषा के हम आदी हैं अपने चैनल पे, नहीं ऐसी भाषा अपने बाकी पैनलिस्ट के संदर्भ में उपयोग करने की इजाजत देते हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपनी भाषा के स्तर पर संयम रखिए। क्या बेशर्म शब्द, भले चिंतामणि मालवीय जी कोई कल परसों के व्यक्ति नहीं है, इस देश के जिम्मेदार सांसद रहे हैं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपसे एक मर्यादा की अपेक्षा हम करते हैं। आप एक जिम्मेदार संगठन का प्रतिनिधित्व यहां कर रहे हैं। अपनी भाषा के अंतर्गत जब शब्द आपके पास कम पड़ जाते हैं तब ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की नौबत आती है। अनुज जी, बहुत विनम्रता से प्रार्थना करूंगा, ये चैनल ऐसा नहीं है जिसमें आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें। ना आपके लिए होने दूंगा, ना आपको भी इस बात की इजाजत दूंगा कि आप किसी की गरिमा के साथ खिलवाड़ करें। मैं भानु जी के पास चलता हूं। भानु जी, अनुज जी को लगता है कि हम तो अभी भी अपनी मांगों पर रहेंगे और ये देश देखा कि ये सरकार इन मांगों को भी मानेगी। कुल मिलाकर अनुज जी की जो मांगे हैं या
इन किसान संगठनों की मांगे हैं वो हैं तो किसानों के संदर्भ में, किसानों की बेहतरी के संदर्भ में, किसानों के हक के संदर्भ में, तो फिर आपको इतना ऐतराज क्यों है? ऐसा है, मेरी मांग है और मैं देश के किसानों को, मैं लगभग अपने चौधरी साहब जो मेहनती टिकैत थे उनके साथ रहा और उम्र भी है मेरी। मेरा अनुभव है कि 75 साल से इस किसान को, भारत के किसान को किसान आयोग की आवश्यकता है, नंबर 1। और 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हैं, आत्महत्या करते हैं, उनको कर्ज माफी की आवश्यकता है। अब रही बात ये कि भाई साहब कह रहे थे टिकैत संगठन वाले, इनकी उम्र इतनी है कि जब मैंने टिकैत साहब के साथ शुरू किया था तब ये बालक होंगे, और ये कह रहे थे कि एक नेता बीच में छोड़ के भाग गया। अरे 26 जनवरी को जो तांडव हुआ था लाल किले पे, जो वहां लोगों को 5 से 25 पुलिसकर्मियों को घायल किया था, तो देश के सारे चैनल, देश के सारे बुद्धिजीवी ये कहने लगे थे कि ये किसान नेता नहीं हो सकते, ये खालिस्तानी हो सकते हैं, ये उग्रवादी हो सकते हैं, ये आतंकवादी हो सकते हैं। ये बातें सुन सुन के कान भर गए थे। तो हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए कि बनो मत खालिस्तानी सबसे कहा था, छोड़ दो, चलो फिर करना आंदोलन, लेकिन किसी ने नहीं माना तो नहीं माना, हमने छोड़ा था। तो अब ये कह रहे हैं कि ये सरकार के पक्ष से बोल रहे। अरे सरकार मेरी नानी लगती है तो सरकार के पक्ष से बोलूंगा मैं, न भाजपा का, न कांग्रेस का, न सपा का, न बसपा का, न लोकदल का। मैं अराजनैतिक हूँ और अराजनैतिक रहूंगा, और न किसी लालच में हूँ, न लालच है। लेकिन मैं तो ये भी कह चुका हूँ, यदि तुम ये गलत बताते हो, मुझे सरकार का बताते हो, ये बताते हो सरकार ने वो ले लिया है, तो सीबीआई की जांच मेरी और राकेश टिकैत की होनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप 26 जनवरी के कारण हट गए, पर आपने देखा बाकी किसान नहीं हटे। संयुक्त किसान मोर्चा डटा रहा और आखिरकार सरकार को मजबूर कर दिया अपनी मांगे मनवाने के लिए। सरकार चाहती है कि अब इतनी मांग मान ली, अब वापस लौट जाओ। संयुक्त किसान मोर्चा अभी भी टिका हुआ है कि अभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। क्या भानु गुट, भारतीय किसान यूनियन, वापस इस आंदोलन में शामिल होगा? इसलिए होगा कि एमएसपी की गारंटी मिले इस देश के किसानों को? क्या शामिल होगा कि 700 किसानों को शहीद का दर्जा मिले? क्या शामिल होगा इस मांग के संदर्भ में कि जो 48,000 किसानों के संदर्भ में मुकदमे दर्ज हुए वो वापस ले जाएं? क्या ठाकुर भानु प्रताप सिंह इस आंदोलन का एक बार फिर हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं या नहीं है? सुनो साहब, इस आंदोलन का जो आतंकवाद करते हैं, जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की मीटिंग में कोई किसान की बात नहीं करते, जो कहते हैं योगी को भगाएंगे, मोदी को भगाएंगे, ऐसे नेताओं के साथ ये भानु प्रताप सिंह कभी नहीं रह सकता। दूसरी बात ये है कि उन 3 कानूनों से न तो कोई नुकसान था किसानों को और न कोई फायदा था, लेकिन हाँ, हम कह रहे हैं किसान आयोग के गठन की सारे देश के किसान मांग करें, और किसान आयोग में किसान रहें, और किसान आयोग का अध्यक्ष भी, मैं नहीं कह रहा हूं मैं रहूं, लेकिन किसान है वो अपनी फसलों के दाम तय करें। आज एमएसपी गारंटी जिसको कह रहे हैं, आज एमएसपी 2,000 रुपया है, और भाई साहब 1 बीघा में हमारे यहाँ 3 कुंटल गेहूं पैदा होता है, 2,000 से 6,000 का हुआ। 1 बीघा में 6,000 का गेहूं बिका और 6,000 खेत पट्टे पे मिला, बराबर हो गई। 6,000 ऊपर से लाग लगी, वो हमें घाटे में रखती है, इसलिए हम केसीसी नहीं पटा पाते। केसीसी पड़ जाते तब आत्महत्या करते हैं। ये सब बातें थी कहने की, ये कानूनों से न कुछ हो रहा और न इस एमएसपी से कुछ हो रहा। एमएसपी किसान आयोग तय करे, सारे देश के किसान सलाह करके किसान आयोग बनाने और कीमत अपने आप लगाने। अरे सिंह जी एक अलग रहा, पर उनका मानना है किसान आयोग बनना चाहिए, लेकिन हम इस विषय पर रहते हैं। वापस अनुज सिंह जी के पास में रुक करते हैं। अनुज जी समझना ये चाहते हैं कि 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। दूसरी तरफ इसी किसान मोर्चे के तमाम सदस्य अपने स्तर पर यह कह रहे हैं कि आंदोलन वापस नहीं होगा। तो आखिर
इस बैठक का फिर औचित्य क्या है, जब स्पष्ट तौर पर राकेश टिकैत, जिनके संदर्भ में हमारे साथ में निशान जी कह रहे थे कि आप भी उनकी बातों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जब पहले ही कह रहे आंदोलन वापस नहीं होगा तो 4 तारीख को होगा क्या? तय है, आपके तमाम नेता तो पहले ही कह रहे हैं हम वापस नहीं जाएंगे, तो 4 तारीख की बैठक में क्या उम्मीद रखें? देखिए 4 तारीख की जो बैठक हो रही है उसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आज बहुत चीजें तेजी से घटनाक्रम बदला है। जैसे कल हरियाणा के सीएम से किसान नेताओं की वार्ता है, वो पहली चीज हो गई। एमएसपी पे सरकार कुछ बोलने को तैयार हुई है कि हम कमेटी का गठन कर रहे हैं। अभी 4 तारीख आने में 5 दिन है, 5 दिन, उन 5 दिनों में 4 दिन है, उसमें देखना है कि क्या सरकार का रुख रहता है। उन चीजों पे आगे के लिए रणनीति बनेगी। अगर सरकार मांगों को 4 तारीख तक मांग लेती है तो फिर उस पर निर्णय बनेगा कि इस धरने को उठाना है कि चलाना है। और अगर मांगे नहीं मानती है तो फिर उस पर भी बनेगा कि कितने दिन तक कंटिन्यू करना है, कैसे कंटिन्यू करना है, टेंट नए लगाने हैं, तंबू नए लगाने हैं, ट्रैक्टर मंगाने, क्या है तमाम इश्यू सिर्फ बैठने से नहीं होता ना। भोजन का भी प्रबंध करना है, पानी का भी प्रबंध करना है, टेंट का भी प्रबंध करना है। ठंडी आ गई, अलाव कैसे चलेगा, कंबल की व्यवस्था करनी है, रजाई की व्यवस्था करनी है, गद्दों की व्यवस्था करनी है। वो सब भी चीजें 4 तारीख की मीटिंग में रहेगा। ऐसा नहीं कि बस सब कुछ आंदोलन खत्म है या आंदोलन कंटिन्यू करना है, इस पे ही 4 तारीख की मीटिंग नहीं है। 4 तारीख की मीटिंग इस चीज पे भी है कि अगर आंदोलन और आगे कंटिन्यू करना है तो चीजों की प्रिपरेशन, तैयारी कैसे की जाए। बाकी अगर सरकार अभी 4 दिन का समय, सरकार सुनती है, कुछ करती है तो उसका स्वागत करेंगे, चीजों को समझेंगे बैठ करके। आखिर मीटिंग से, बातों से ही तो हल निकलेगा। आज सरकार ने जैसे 2 ठोस कदम लिए। पहला कल हरियाणा के जो किसानों के ऊपर 48,000 किसानों के ऊपर मुकदमा है, उस संदर्भ में सीएम ने बैठक बुलाई है किसान नेताओं के साथ। उसका हम वो देखते हैं, उस पर वॉच करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। जो यूपी के अंदर मुकदमे है उस पर देखना है, दिल्ली में जो मुकदमे है उस पर देखना है। सब चीजों को देखिए 4 तारीख तक, जैसा सरकार का रुख रहेगा उसके हिसाब से आगे का फैसला होगा। अनुज जी, समझना आपसे ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया था उसमें तो ये बात भी साथ में कही थी, 3 कृषि कानूनों को रिपील करने के साथ में, कि हम एक कमेटी का बनाएंगे, उस कमेटी के माध्यम से किसानों की एमएसपी और अन्य जो मुद्दे हैं उनके संदर्भ में भी समाधान खोजेंगे। तो प्रधानमंत्री ने तो ये ऐलान तभी कर दिया था, आप लोग उनकी बात पे एतबार क्यों नहीं करते? तब भी आपने ये शक किया था कि प्रधानमंत्री ने कह तो दिया है, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। पर संसद का सत्र शुरू हुआ, पहले दिन ही कानून वापस ले लिए गए, कमेटी के गठन की बात कही गई थी, आज सूचना भी आ गई 5 प्रतिनिधि अपने दे दीजिए। तो आपसे जानना यह है कि अब आपका देश के प्रधानमंत्री के प्रति भरोसा बना कि नहीं बना? प्रधानमंत्री की बात पर आपको एतबार आया कि नहीं आया? इस देश की सरकार की नीयत के संदर्भ में विश्वास पैदा हुआ कि नहीं हुआ? कि अभी भी आप शंका में हैं, संशय में हैं, असमंजस में हैं, किसमें हैं? आप देखिए, आप जो चीजें कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल वो बातें कही, लेकिन उन्हीं के लोगों के द्वारा जैसे प्रधानमंत्री जी का संबोधन खत्म हुआ, अगले दिन से ये चलने लगा कि किसानों ने अपनी मांग बढ़ा दी। ये 4 मांग से थे, अब ये जो मुकदमे का और शहीदी का लेकर के अलग से उठ गए, कंपनसेशन का अलग से उठ गए। तो उनकी बातों का तो उनके नेताओं ने खंडन कर दिया। तो कैसे विश्वास करें? इनके राज्यपाल कह रहे हैं कि 3-4 महीने के लिए कैंसिल किए, 3-4 महीने बाद हम फिर लेके आ जाएंगे। तो जब तक लिखा पढ़ी में, जैसे आज कैंसिल हुआ, जी आज विश्वास हुआ कि बिल जो कानून जो है कैंसिल हो गया, आज विश्वास हुआ। लेकिन आपसे 4 दिन पहले का देखिए, इन्हीं के माननीय राज्यपाल महोदय का बयान था कि 3-4 महीने बाद हम दोबारा लेकर के आएंगे। तमाम तरीके की भ्रांतियां तो इनके लोग, इनके जो प्रवक्ता बैठाए हैं, जो साल भर से प्रधानमंत्री को गुमराह कर रहे थे, वही सब भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो किसान कैसे विश्वास कर ले इनके ऊपर? ये अपनी बात पे अडिग रहे हैं, तब तो ये प्रधानमंत्री की बात को काट रहे हैं। माननीय सांसद जी हैं, प्रधानमंत्री जो हम लोग को किसान मानने को तैयार है, ये हम लोग को किराए का कह रहे हैं, ये हम लोग को खालिस्तानी कह रहे हैं। तो कैसे विश्वास करें इस देश का किसान? कैसे विश्वास करें? अनुज जी सीधे सवाल कर रहे हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिम्मेदार नेता बयान ऐसे दे देते हैं कि अपने आप अविश्वास पैदा हो जाता है। निशान जी, आखिरी बातचीत के लिए आपके पास रुक कर रहा हूं और आपसे समझना चाहता हूं, एक लंबे समय से देश इंतजार कर रहा था इस किसान आंदोलन की सम्मानजनक समाप्ति का। क्या अभी आपको ये आसार दिख रहे हैं कि ये किसान आंदोलन एक सम्मानजनक तरीके से अंतिम मुकाम तक पहुंचेगा, या लड़ाई अभी लंबी रहनी है? आपका आकलन, क्योंकि आप विश्लेषक हैं, इसलिए आपके नजरिए को जानने में हम सबकी दिलचस्पी है। देखिए हिमांशु जी, मेरा मंतव्य तो ये है कि पार्ट ए या पहला भाग तो पूरा सही तरीके से हुआ जी। वो सही तरीके से इसलिए हुआ, जैसा मैंने पहले कहा, कि गलत कानून बनाए थे सरकार ने और गलत कानूनों को खुद रद्द किया जी। और इस चीज के लिए मेहनत लगी। किसान खेती करता है, बहुत मेहनत करता है, धूप में पसीना बहाता है और पृथ्वी धरती माता की उपज हमको खिलाता है, तब हम जिंदा करते हैं।
तो मेहनती किसान ने जो मेहनत करी है पूरे देश की, उसके बदौलत सरकार द्वारा बनाए गए गलत कानून खुद किसी सरकार ने मान करके रद्द किए। सही कहा अनुज जी ने कि भ्रांति फैलाने में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कहीं पीछे नहीं रहते। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम रद्द कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम 2 महीना 3 महीना 4 महीने फिर वापस ले आएंगे। तो इस तरीके की जो ब्रीफिंग है वो उनके मीडिया वालों को, मीडिया डिपार्टमेंट को करनी चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री नाम खराब करते हो प्रधानमंत्री जी का। तीसरी बात यह कि आपने कहा कि किसान मानता क्यों नहीं है कि भाई किसान प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो होगा। देखिए ऐसा है कि ये शायद पहली बार ऐसा है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और वो किया। तो किया मतलब करना पड़ गया, क्योंकि ये आभास हो गया था सरकार को कि कानून गलत है और इसी वजह से किया। बाकी कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो अभी तक की हो, जो मिस्टर मोदी ने करी हो। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, एमएसपी की गारंटी की बात 7 साल से सभी सुनते आ रहे हैं। अगर 7.5 साल से चुनाव से 2014 के चुनाव से पहले तो सुनते आ रहे कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, लेकिन अभी तक तो वो कुछ काम ही नहीं हुआ उसके ऊपर। इसी तरीके से मैं ऑब्जेक्ट करता हूं जब लोग कहते हैं कि भाई पैसा जो खर्च हो रहा है इस किसान आंदोलन पे वो विदेशों से आ रहा है, फंडिंग हो रही है। अरे याद करिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कितना आरएसएस ने मदद किया था। किसी ने पूछा कि वो पैसा कहां से आया था? जहां पे राह वहां पे चार। अगर लोग कुछ करेंगे तो फिर वहां मदद मिलेगी। सवाल ये उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विदेशों से कालाधन या अलग तरीके से फंडिंग करके इस किसान आंदोलन को बढ़ाया जाता है, तो मैं सवाल करता हूं कि फॉरेन एक्सचेंज अगर देश के अंदर आ रही है तो उसको मॉनिटर करना, अगर गलत तरीके से आ रही है तो उसको पकड़ना भी किसका काम है? किसी राज्य सरकार का या भारत सरकार का? इसका मतलब खुद भारतीय जनता पार्टी वाले कह देते हैं कि भाई हमारी सरकार फेल है तभी तो भारत से बाहर का पैसे यहाँ पे आ रहे हैं, यानी आप पकड़ नहीं पाए। मेरा आकलन ये कहता है कि बहुत सही दिशा में जा रहा है किसान आंदोलन, और जो मांगे अभी तक मनवा ली गई हैं और जो आगे मनवाई जाएंगी वो एक ही चीज साबित करता है कि किसान मेहनती है, मेहनतकश है, और जो वो चाहता है वो फसल वो उगा के दिखाता है। अभी तो सिर्फ पौधा उगा है, शायद ये बहुत बड़ी फसल उगने वाली है। इसको राजनीतिक कोई बड़ी फसल उगने वाली है ये निशांत जी का कहना, उसे राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, किसानों के संदर्भ में देखा जाए। और निशा जी ने जो कहा उसकी रोशनी में हमें आज संयुक्त किसान मोर्चा ने जो प्रेस को बुलेटिन जारी किया उसे देखना चाहिए। 369वां दिन, 369 डेज ऑफ किसान आंदोलन, 30 नवंबर 2021, जिसमें किसान आंदोलन के संदर्भ में संयुक्त किसान मोर्चा का मानना है कि उसे अपने आंदोलनरत किसानों के मुकदमों की वापसी चाहिए, उसको एमएसपी की गारंटी चाहिए, शहीद का दर्जा चाहिए, और इन सब के बीच में उसे केंद्र सरकार में मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी भी चाहिए, जो लखीमपुर मामले में आरोपी माने जाते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा। तो कुल मिलाकर आने वाली राह इतनी आसान नहीं है। एक वातावरण विश्वास का पैदा जरूर हुआ है, पर उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल आंदोलनरत किसानों की नहीं बल्कि इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की भी है। अगर चिंतामणि, मालवीय या भाजपा के अन्य तमाम बड़े नेता इस आंदोलन के संदर्भ में इस राय के साथ ही रहेंगे तो फिर सुलह की कोशिशें परवान कैसे चढ़ेंगी, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन इतना तय है कि इस किसान आंदोलन ने देश में जन आंदोलन के प्रति एक अलग आस्था को पैदा किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह आंदोलन आंदोलन ही रहे, अराजकता का कारण न बने। अब उसकी जिम्मेदारी तो अनुज सिंह जी और उनके सहयोगियों पर है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारे आज की प्रासंगिक पंक्तियां इस आंदोलन के संदर्भ में अलग अलग स्वरूप जब आते रहे तो मीडिया ने अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की। कभी सरकार के रुख कुछ रहे, कभी राजनीतिक दलों के कुछ रहे, और कभी आंदोलनरत किसानों के रुख कुछ रहे। तो इसी के संदर्भ में हमें आज का ये शेर मिला जो ये कहता है कि अक्ल के भटके हुओं को राह दिखलाते हुए, कि अक्ल के भटके हुओं को राह दिखलाते हुए हमने काटी जिंदगी दीवाना कहलाते हुए। आनंद नारायण मुल्ला ने जो ये शेर लिखा था, कभी कभी हम अखबार नवीस या टीवी एंकर्स के हिस्से में इस प्रकार के शेर कहने का मन कर जाता है। आज कह दिया, अपने अपने स्तर पर लोग समझे और महसूस करें। इसी के साथ अब मुझे याद दें, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।